Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Hindu Marriage Act. In the last previous class of Hindu Marriage Act, we have already discussed about the concept of desertion as well as conversion. कन्वर्जन करने से क्या कंसिक्वेंसेज है वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था। आपको डाउट हो तो आप जो एक बार उस वीडियो को पॉज करके या दोबारा से कंटिन्यू उसको सुन लीजिए जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जो 13 सेक्शन के जो रिमेनिंग क्लोज हैं वो जो आज हम सारे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही है, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल डिस्कशन है नहीं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा उन्हीं रिमेनिंग ग्राउंड्स पर है। चलो आज का लेक्चर हम चुटकियों में स्टार्ट करते हैं। आप अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए। बेयर एक्ट के थ्रू ही आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। 13 का फर्स्ट जो है उसका थर्ड क्लोज, बात करते हैं हम थर्ड की। 13 का फर्स्ट, उसका क्लोज थर्ड, फिर क्लोज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो ये हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्लोज क्या कहता है? जब भी आप किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ते हो, किसी भी क्लोज को क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टिंग में जो आपको लाइंस दी होती है वो उसके साथ पढ़ना जरूरी है। एक तो क्या होगा, उससे आपको वो लाइन जो क्रैम भी हो जाएंगी, बार बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में रहेगी। और जो बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस में हम आंसर राइटिंग में अगर आंसर लिखते हैं तो हमारे उस आंसर का वेटेज ज्यादा होता है। Any marriage solemnized whether before or after the commencement of the act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party, third clause कहता है has been incurably का मतलब जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, किस चीज को? अनसाउंड माइंड। और has been suffering continuously और इंटरमीडिएटली, कंटिन्यूसली, लगातार, मान लो पिछले 5 साल से अनसाउंड है वो, और उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, उसको कोई मानसिक अव्यवस्था उसमें रह गई है, दौरे पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। एंड काइंड ऑफ सच एन एक्सटेंड द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रेस्पोंडेंट। कि रेस्पोंडेंट कौन हुआ? पहले जो पार्टी केस फाइल करेगी, पिटिशन डालेगी पिटिशनर, सामने वाली पार्टी रेस्पोंडेंट। सबसे पहला है अनसाउंड माइंड। अगर अनसाउंड माइंड है उसको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। फिर सेकंड है कंटिन्यूसली, इंटर, द वर्ड इज इंटरमिटेंटली, मेंटल डिसऑर्डर है उसका। फिर इसमें कह रहा है कि पेटिशनर का लिव विद इम्पॉसिबल, उसके साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया है, तो उस मामले में कोर्ट क्या करेगी? डाइवोर्स की डिक्री फाइल जो है ऑर्डर कर देगी और इसे डाइवोर्स मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक केस है भगत वर्सेस भगत। ये हो गया, ये इसी फैक्ट्स के ऊपर है। फिर इसमें हमने दास्ताने का पहले केस किया था, वो केस इसमें भी आता है, वर्सेस दास्ताने। जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ना वो इज ऑल्सो अनइंटेंशनल क्रूल्टी। जब किसी का मेंटल डिसऑर्डर उसे खुद को ही समझ नहीं क्या कर रहा है, तो वो जो क्रूल्टी अगर होती है वो अनइंटेंशनल होती है। तो उस ये दो जो है केस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दास्ताने जो है मेंटल क्रूल्टी के रिगार्डिंग भी आ जाएगा और साथ में क्लोज थर्ड के रिगार्डिंग भी आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इतना कुछ है नहीं, लेकिन एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में है या क्या है या किसमें क्या क्या वर्ड्स है वो आप नोट कर सकते हो। द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, मानसिक तौर पर बीमार होना। अरेस्टेड
और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, जहां पर उसकी माइंड जो है अरेस्टेड मतलब जकड़ा हुआ होना, मानसिक तौर पर बीमारी से जकड़ा हुआ है या उसके दिमाग में इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड हुआ है। साइकोपैथिक डिसऑर्डर, साइकोपैथिक डिसऑर्डर का मतलब एक बीमारी का नाम होता है, और एनी अदर साइकोपैथिक साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं कि अलग अलग तरह से कुछ सोचना, कल्पना की दुनिया में रहना, ऐसे कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। फिर बात आती है और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी का नाम होता है जिसमें क्या है कि आदमी को मेंटल इलनेस कह सकते हो आप, काफी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो बीमारी का नाम आप माइंड में रखना सिजोफ्रेनिया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बी क्लोज कहता है द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि परसिस्टेंट डिसऑर्डर, लगातार एक डिसऑर्डर, एक अर्थव्यवस्था नहीं सॉरी अव्यवस्था बनी हुई है। डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, माइंड में सोचने की क्षमता नहीं है, माइंड से वो अपाइज बन गया है। वेदर और नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मलिटी, चाहे उसमें इंटेलिजेंस हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। विच रिजल्ट्स इन अबनॉर्मल, अबनॉर्मल बोलेंगे उसे, कह रहे कि सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, उसका ऐसा व्यवहार है कि वो चलते हुए व्यक्ति को पत्थर मार दे, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जिसे बोलते हैं। एंड वेदर और नॉट इट रिक्वायर्स और ससेप्टिबल टू मेडिकल ट्रेनिंग, ससेप्टिबल का मतलब है इलाज नहीं हो सकता, मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता व्यक्ति, उस मामले को आप क्या कहोगे, साइकोपैथिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में ले आएंगे। अगला पॉइंट है इसमें फोर्थ क्लोज, लेप्रोसी। लेप्रोसी कोड की बीमारी को बोलते हैं, अगर किसी को लेप्रोसी है वो बीमारी है। इसके अंदर आगे वर्ड यूज किया विरुलेंट एंड इनक्योरेबल। विरुलेंट का मतलब इतनी खतरनाक है, जहर जैसी, अगर उसको आप टच करते हो तो आप भी उस बीमारी के शिकार हो सकते हो। विरुलेंट इतनी जहरीला, पॉइजनियस बोल सकते हो, विनोमियस बोल सकते हो उसे। और फिर कह रहा है इनक्योरेबल फॉर्म में है, वो क्योर भी नहीं हो पाएगा, तो वो क्या है, उस मामले में भी कोर्ट अलाउ कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरियल डिजीजेस कम्युनिकल फॉर्म। वेनरियल डिजीजेस क्या होता है, कम्युनिकल फॉर्म, कोई ऐसी बीमारी कम्युनेबल फॉर्म, कम्युनेबल फॉर्म में है, जिससे क्या है कि अगर मान लो किसी को ऐसी बीमारी है जिससे अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो बीमारी आपको लग सकती है, बाय टचिंग हो सकता है, छुआछूत की बीमारी जिसे बोलते हैं, जैसे टीबी की बीमारी हो गई है, या मान लो टीबी की बीमारी का तो क्या इलाज है, क्योरेबल है, जैसे HIV पॉजिटिव होता है उस मामले में, जिसे एड्स भी बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको जो है डायवोर्स की डिग्री आपके फेवर में आ जाएगी। फिर 6 कहता है द रिनाउंस द वर्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। रिनाउंस कन्वर्जन अलग चीज है, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो घर परिवार छोड़ के बाबा बन गया है, हिमालय पर्वत पर चला गया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति रिनाउंस कर देता है संसार को, तो उस मामले में भी तलाक लिया जा सकता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है या जो अदर रिलेशनशिप है तो वो तो बन ही नहीं पाएंगे, तो उस मामले में डाइवोर्स का ग्राउंड है। फिर 7th ग्राउंड ये कहता है, इसे आप 7 इयर्स का कह सकते हो, इसे सिविल डेथ कह सकते हो। एक आदमी पिछले 7 सालों से मिला ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है कहाँ है, उस मामले में एक तो सेक्शन 108 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रेज्यूम किया जाता है कि वो व्यक्ति अब डेड है, इनकी उसकी डेथ हो चुकी है, सिविल डेथ है। सिविल डेथ इसमें क्या है, डिक्री डाइवोर्स की नहीं बल्कि एक डिक्लेरेटरी डिक्री फाइल की जाती है, डिक्लेरेटरी डिक्री। सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपको फाइल करना पड़ेगा, जब तक डिक्लेरेटरी डिग्री आप लेकर नहीं आओगे तब तक आप फर्दर मैरिज नहीं कर सकते। तो ये इसमें कुछ कंडीशन है जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, देखिए इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन desertion means the desertion of the petitioner by the other party without reasonable cause, without the consent, consent नहीं है। जो हमने केस किया था उस केस में क्या था कि वो दूसरे देश में चला जाता है व्यक्ति, बीना कालिया के केस में सॉरी बीना कालिया के केस में क्या हुआ था, हस्बैंड अपनी वाइफ की मर्जी के बिना अगर गया है तो वो क्या है, डेजर्शन की कैटेगरी में आएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है। फिर कह रहा है कि रीजनेबल कॉज अगर है फिर जा सकता है, तो कंसेंट होना भी जरूरी है। फिर है कि विलफुल नेग्लेक्ट, पेटिशनर घर में ही रह रहा है लेकिन वो जानबूझकर किसी व्यक्ति से दूर हो रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, कहते हैं ना अनदेखा कर रहा है, उस मामले में। और फिर कहता है बाय द अदर पार्टी एंड इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन। ग्रामेटिकल वेरिएशन का मतलब उससे मिला जुला हुआ कोई और एक्ट कर रहा है,
कोगनेट और एग्नेट हम पढ़ते हैं। सिमिलर सी फॉर्म में कुछ और एक्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो कंस्ट्रूड एज डाइजेशन, तो उसे भी डाइजेशन की कैटेगरी में लेके आएंगे। तो डाइजेशन में क्या क्या ग्राउंड हो गए? पहला हो गया इंटेंशन टू डेजर्ट, इंटेंशन टू डेजर्ट, कंडीशन बता रही हूं मैं डाइजेशन की। सेकंड है नॉट टू रिटर्न, नॉट टू रिटर्न। थर्ड है विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट रीजनेबल कॉज है, विदाउट कंसेंट है, फिर है 2 years का टाइम पीरियड है, उसके बाद आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्लोज की। आज मैं सेक्शन 13 को जो कवर अप कर ही देती हूँ। नेक्स्ट जो क्लोज है वो हमने वैसे तो समझ ही लिया था क्या है। 13 फर्स्ट ए जो है कोई इतना कुछ समझाने वाला उसमें नहीं है। हमने जुडिशियल सेपरेशन पढ़ा कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री अगर ऑर्डर हो जाती है उसमें 1 साल तक अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो डाइवोर्स की डिग्री के लिए जो कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। हमने आरसीआर के टाइम पे भी किया था कि आरसीआर की डिग्री पास होगी उसके बाद भी 1 साल तक दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो क्या है, किसी भी प्रकार का रिलेशन, को हैबिटेशन ही नहीं है उन दोनों के बीच में, बातचीत ही नहीं है आपस में, सेक्सुअल रिलेशन तो दूर की बात हो गई है। उस मामले में भी क्या है कि उन्हें डाइवोर्स का एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है बोथ द पार्टीज को, दोनों पार्टीज को ये ग्राउंड है। अब तक कितने ग्राउंड हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 ग्राउंड तो हो गए हमारे। इसमें है 9 ग्राउंड्स, ठीक है। फर्स्ट ए में 2 ग्राउंड्स और है। ये ग्राउंड्स जो है बोथ हस्बैंड और वाइफ्स के लिए है, हस्बैंड एंड वाइफ। 2 ग्राउंड्स क्या है? फर्स्ट ए का फर्स्ट कहता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है, क्या कहता है? जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है, सेपरेशन की डिग्री प्लस में 1 ईयर हो चुका है तो ग्राउंड बन गया। सेकंड कहता है कि आरसीआर की डिग्री है प्लस में 1 ईयर हो चुका है तो वो क्या है? ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। फिर अब बात करते हैं हम 13 क्लॉज 2 की। 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि अब वाइफ को ग्राउंड्स है, स्पेशल ग्राउंड्स टू वाइफ, स्पेशल ग्राउंड्स टू वाइफ। ये ग्राउंड्स जो है वाइफ को स्पेशली मिले हुए हैं। इसका फर्स्ट क्या है? A wife may also present a petition for dissolution of her marriage by decree of divorce on the ground। पहला ग्राउंड है, ये तो मोस्टली यूज ही नहीं होता। पहला ग्राउंड पढ़ लेते हैं क्या है? In the case of any marriage solemnized before the commencement of the act, the husband will married again before such commencement। अब इसमें ये नॉर्मल से सिंपल आपको समझा देती हूँ कि प्री एक्ट नहीं आया जब उस टाइम बायगेमियस मैरिज थी। एक्ट आने से पहले क्या था? 2-2, 3-3 शादियों का रिवाज था, उस टाइम मैरिज थी। प्रोवाइजो भी कहता है कि वाइफ मस्ट बी अलाइव। अलाइव का मतलब जो सेकंड वाइफ है वो अलाइव होनी चाहिए। अब आप मौजूदा टाइम में अगर हम देखें 2021 के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर तो ऐसा ये कंसेप्ट तो मोस्टली यूजेबल है ही नहीं। सेकंड ये कहता है कि that the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of rape, sodomy, bestiality। या तो हस्बैंड जो है उसने रेप किया हो, सोडोमी की हो, बेस्टिलिटी की हो। रेप किसी लड़की के साथ, सोडोमी गुद्दा मैथुन बोलते हैं जैसे किसी आदमी के साथ, और या किसी अदर, बेस्टिलिटी का मतलब किसी जानवर के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है और वो क्या है? गिल्टी हेल्ड हो चुका है, गिल्टी हेल्ड हो चुका है बाय कोर्ट। नो अपील, कोई अपील का टाइम नहीं है, अपेक्स कोर्ट ने कर दिया है या अपील नहीं डाली तो वैसे ही टाइम पीरियड निकल गया है तो उस मामले में। थर्ड कहता है दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 18। अब कह रहा है कि हिंदू मैरिज, पूरा डिटेल में पढ़ने की इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत आपको मेंटेनेंस मिल गया, बट नो कोहैबिटेशन, नो कोहैबिटेशन है तो क्या ग्राउंड बन जाएगा?
इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही कह रहे हैं कि 125 CRPC के तहत जो मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया गया वाइफ को sorry, notwithstanding that she was living apart, that since the passing of this decree, cohabitation between the parties has not been resumed, cohabitation नहीं हुआ दोनों के बीच में, तो ग्राउंड बन गया। फोर्थ ग्राउंड क्या है? that her marriage whether consummated or not was solemnized before the attaining the 15 years, कह रहे हैं कि 15 साल की छोटी उम्र से पहले ही शादी हो गई है। वही जो है अटेनिंग एज के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो वैलिड होती है मैरिज, पीसीएमए में पोर्टेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये भी एक तरीके से ग्राउंड ही तो हो गया छुटकारा पाने का, अदर सेंस में आप कह सकते हो। तो हस्बैंड वाइफ की साथ निभ नहीं रही है तो वो क्या करेंगे, छुटकारा ही तो पाएंगे एक दूसरे से। छुटकारा पाने का एक नया ग्राउंड मिल गया, जो अच्छी बात है। जिनको दिक्कत है वो अपना छुटकारा पा सकते हैं, जिनको दिक्कत नहीं है वो आराम से टाइम पास अपना कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट था वो यहीं तक का था। हमारा सेक्शन 13 जो है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ग्राउंड्स में क्या क्या किया था? पहला अडल्ट्री का ग्राउंड था, फिर हमारा क्रूल्टी का था, फिर हमारा डेजर्शन, फिर कन्वर्जन, फिर मेंटल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग था, फिर लेप्रोसी, वेनरेबल डिजीज, 7 इयर्स का रिनाउंस द वर्ड, 7 इयर्स तक आदमी औरत का पता नहीं है सिविल डेथ। सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसमें डिक्लेरेशन करवानी पड़ेगी, डिक्लेरेटरी डिक्री लेनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने पढ़ा 13 क्लोज फर्स्ट ए। फर्स्ट क्लोज कहता है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो चुकी है, 1 साल तक साथ नहीं रह रहे हैं, नो कोहैबिटेशन, देन दिस इज आल्सो ए ग्राउंड ऑफ फॉर डाइवोर्स। उससे नेक्स्ट 13 फर्स्ट ए का सेकंड क्लोज कहता है आरसीआर की डिग्री पास हो चुकी है बट नो कोहैबिटेशन, बी ग्राउंड बन गया। 13 क्लोज जो कहता है कि ये सिर्फ वाइफ को राइट्स मिले हुए हैं, ग्राउंड है वाइफ के लिए स्पेशली। पहला प्री बाइगेमियस मैरिज, प्री एक्ट बाइगेमियस मैरिज है जो आज के टाइम में पॉसिबल मुझे नहीं लगता। सेकंड हस्बैंड जो है रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का गुनहगार साबित हो चुका है फाइनल। अगर अपील का टाइम पड़ा है तो फिर ग्राउंड नहीं है, क्या पता अपील में वो बरी भी हो जाए, छूट जाए। जब तक फाइनल उसकी पनिशमेंट ना हो जाए तब तक वो ग्राउंड आप नहीं ले सकते। जब फाइनल हो जाएगा अपेक्स कोर्ट में अगर अपील गई है तो, या अपील का टाइम निकल चुका है तो। फिर थर्ड कहता है कि सेक्शन 18 जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस की ऑर्डर हो चुके हैं और 1 साल का टाइम हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कोहैबिटेशन नहीं है तो ग्राउंड बनेगा। फोर्थ क्लॉज कहता है कि जब 15 साल से छोटी उम्र के में कोई शादी हो गई है तो उसमें क्या है, हिंदू मैरिज में तो वैसे वैलिड ही होता था, लेकिन पीसीएम में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आने के बाद अब आप वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। तो सेक्शन 13 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स बहुत इजी है। उसके बाद जो है केस कि आप लिस्ट तैयार कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे। और आप मुझे बताइए कि आज का जो ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाएगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।